16 जुलाई 1945 सुबह 5:30 पर अमेरिका में एक न्यूक्लियर बम का टेस्ट होता है, जिसका रिजल्ट देखकर इस बम को तैयार करने वाले ओपनहीमर के मुंह से ये अल्फाज निकलते हैं। Now I am become death, the destroyer of worlds. और ये बात सच भी हो जाती है। इस बम के टेस्टिंग के 20 दिन बाद 16 अगस्त 1945 को अमेरिका जापान के शहर हिरोशिमा पर लिटिल बॉय बम गिराता है। इस धमाके के बाद तकरीबन 7,000 लोगों की जान उसी वक्त चली जाती है और इतने ही 2 महीनों के बाद लोगों की जान चली जाती है। और इसके बाद हम चांद पर ज़िंदगी तलाश कर रहे हैं। ओपनहीमर ने 2 बम बनाए जिसमें फैट मैन और लिटिल बॉय थे। लिटिल बॉय में यूरेनियम और फैट मैन में प्लूटोनियम को इस्तेमाल किया गया। ये दोनों रेडियो एक्टिव मटीरियल होते हैं, लेकिन यहाँ लिटिल बॉय में यूरेनियम के एटम U-235 को काम में लिया गया, जबकि फैट मैन में प्लूटोनियम के एटम P-239 को काम में लिया गया, क्योंकि इन्हीं के अंदर न्यूक्लियर फिजन हो सकती है। न्यूट्रॉन की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, जो आपको आगे समझ आ जाएगा। आजकल के नई टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1945 में लिटिल बॉय में 64 kg यूरेनियम को काम में लिया गया, जिसने तकरीबन 15,000 TNT एनर्जी खारिज किया था। लेकिन आजकल का 1 kg यूरेनियम 20,000 TNT जितनी एनर्जी खारिज कर सकता है, गुना ज़्यादा पावरफुल है। यानी आजकल का न्यूक्लियर बम साइज़ में भी छोटा है और पावर में भी बहुत ज़्यादा है। आज भी यूरेनियम और प्लूटोनियम को एक्सप्लोजिव मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये ज़्यादा प्योर फॉर्म में है। अगर यूरेनियम को थर्मल प्लांट में कोयले की जगह इस्तेमाल किया जाए तो तकरीबन 1 kg यूरेनियम 27 लाख kg कोयले जितना एनर्जी पैदा करता है। U-235 का एटॉमिक वेट ज़्यादा होता है, तो इससे न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस से छोटा एटम में तोड़ा जाता है, और जब ये ब्रेक डाउन होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी खारिज होता है। जैसे हम यहाँ समझें, एक यूरेनियम के एटम स्टेबल हालत में है, लेकिन हम इसको अनस्टेबल करने के लिए इसमें एक न्यूट्रॉन ऐड करते हैं। जो ही हम इसके अंदर एक न्यूट्रॉन ऐड करते हैं तो ये अनस्टेबल हो जाता है और ये 2 एटम के अंदर टूट जाता है, और इसकी ब्रेक डाउन से 3 न्यूट्रॉन और ज़बरदस्त एनर्जी खारिज होती है। अब इस न्यूट्रॉन में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि ये लाइट के स्पीड से 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करता है। ये तीनों न्यूट्रॉन आगे यूरेनियम के और 3 एटम से टकराते हैं और इनको तोड़ते हैं, और फिर इनसे न्यूट्रॉन और एनर्जी निकलती है, और इसी तरह यूरेनियम के एटम को तोड़ते जाते हैं। इस तरह से एक लंबी और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन चलती रहती है। न्यूक्लियर बम के अंदर ये प्रोसेस होती ही रहती है। इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए बम की डिज़ाइन एक हो सकती है। लिटिल बॉय बम को एक्टिवेट करने का डिज़ाइन एक गन की तरह था, जिसको आगे हम समझेंगे। बम 10 फुट लंबा और 28 इंच का डायामीटर था। इसका वज़न तकरीबन 4400 किलोग्राम था। जिस तैयारी से इस बम को गिराया गया वो US का B-29 बम्बर त्यारा था। ये एक बम्बर त्यारा है। जब त्यारा 380 फुट ऊपर गया तो उसमें से बम को नीचे गिरा दिया गया। यहीं से बम का काम शुरू हो जाता है। बम के पीछे लगे फेंच लगे होते हैं जो इसको हवा में स्टेबल रखते हैं। बम के गिरते ही इसमें 28 वाट की बैटरी लगी होती है, जो टाइमर और बम में लगे सेंसर को एक्टिवेट करने का काम करता है। ये सेंसर आसमान से ऊंचाई को चेक करता रहता है। इस तरह बम में लगा रडार सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जब बम हिरोशिमा से 90 फुट ऊपर था तो फायरिंग स्विच को एक्टिवेट किया गया। ये स्विच एक रिएक्टर को ऑन करता है जो स्पार्क जनरेट करता है। इस स्पार्क के आगे क्रेडिट पाउडर से भरे हुए सील के क्राइट होते हैं। कोरिडेट पाउडर को आग लगने से एक एक्सप्लोजिव होता है। इस एक्सप्लोजिव के आगे प्रोजेक्टिव टंगस्टाइन होता है, जिस पर इस एक्सप्लोजिव का ज़बरदस्त असर होता है। और इसके आगे U-235 का एक सब क्रिटिकल मास होता है, जो बीच में से खाली रिंग जैसी होती है, जिसका वजन 38.4 किलोग्राम होता है। इस एक्सप्लोजिव के जरिए इसकी स्पीड 300 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ता है। आगे भी यूरेनियम की रिंग नुमा साइज की एक सब क्रिटिकल मास को रख दिया जाता है, जिसकी वज़न 25.6 किलोग्राम होता है, जो एक्सप्लोजिव के लिए रेडी होता है। जैसे ही सब क्रिटिकल मास और क्रिटिकल मास एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो उसके बाद एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था। जैसे ही यूरेनियम के दोनों रिंग एक दूसरे से टकराते हैं तो इस सिलेंडर के पीछे इंसाइटर लगे होते हैं, जो न्यूट्रॉन को रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं।
जिसके बाद न्यूक्लियर का अमल मुकम्मल तौर पर शुरू हो जाता है। बम की बैरल यानी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। जब तक न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस पूरी तरह नहीं हो जाता तब तक ये यूरेनियम को बाहर नहीं निकलने देती, और जैसे ही न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस पूरी तरह हो जाती है तो एनर्जी निकलती है, इससे ये मेटल पिघलकर ब्लास्ट हो जाती है। और ये ब्लास्ट इतना ज़बरदस्त होता है कि ये 1200 फुट डायमीटर तक फायर बॉल बनाता है जो 6000 फुट तक ऊपर जाती है। वह फायर बॉल की टेम्परेचर तकरीबन 6000 सेंटीग्रेड होता है। ये सूरज के टेम्परेचर के बराबर होता है। इस फायर बॉल ने पलक चमकते ही तकरीबन 4000 लोगों की जान ले ली। इसके एरिया में जितने भी लोग आते हैं वो गैब हो जाते हैं। उनकी हड्डियां भी नहीं बचती बल्कि वो भाप बन के उड़ जाते हैं। ये फायर बॉल बहुत ज़्यादा शॉकिंग व्यूज़ पैदा करता है। ये शॉकिंग व्यूज़ साउंड व्यूज़ से ज़्यादा स्पीड से चलते हैं, जिससे एक जलजला शुरू हो जाता है। लिटिल बॉय बम को ज़मीन से कुछ ऊपर ब्लास्ट किया गया ताकि इसकी फायर बॉल ज़्यादा हो सके। इतना ज़बरदस्त होता है कि वैक्यूल क्रिएट हो जाती है। लोगों के मरने की सबसे बड़ी वजह ब्लास्ट फायर और रेडिएशन होता है। ब्लास्ट फायर से जो लोग मरते हैं वो उसी वक्त मर जाते हैं, लेकिन रेडिएशन कई सालों तक वहीं रहता है। रेडिएशन से होने वाले नुकसान की बात करें तो हिरोशिमा में आज भी बच्चों और बड़ों में ये रेडिएशन पाई जाती है। एक छोटे से बम का असर अभी भी हिरोशिमा और नागासाकी में बाकी हैं, और वहाँ पर पैदा होने वाले बच्चे अभी तक ठीक ठाक पैदा नहीं होते। अब देखकर ओपनहीमर को बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ। उसने इस पर बहुत सी पाबंदियाँ लगाने की कोशिश भी की, लेकिन ये हीरो है या विलन ये अभी तक किसी को पता नहीं चला। ये सब होने के बावजूद हमारी दुनिया में 12,512 एटम बम अभी तक मौजूद हैं। इतना सब होने के बावजूद हम इंसान एक हाथ में पेट्रोल और एक हाथ में आग लिए फिर रहे हैं। अब आप ही बताएं कि एटम बम का दरियाफ्त सही है या गलत। आपकी नज़र में ओपनहीमर हीरो था या विलन? हमारे चैनल के वीडियोस को देखने का शुक्रिया, और अगली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।